हेलो दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक्चुअली आई एम ए सिविल इंजीनियर। ओके, और मेरी कुछ स्टडीज़ की वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें अभी खुद के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन बनाए हैं ताकि मैं आपको एक डेली नए वीडियो बता सकूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब मतलब एक्चुअली गेट एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम और पीएसयू की जो एग्ज़ाम रहती है, इन एग्ज़ाम के लिए हमारा सिलेबस सेम ही रहता है, बट हम कोचिंग नहीं लगा सकते। एक्चुअली कुछ लोग कोचिंग लगाते हैं, कुछ लोग कोचिंग नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ द ओनली फाइनेंशियल कंडीशन, ऑब्वियसली। और कुछ लोग जॉब करते हुए ये चीज़ें करते हैं। तो एक्चुअली मैं भी अभी मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ पीजी की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तो गेट क्रैक समवॉट हुई है, समवॉट ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं मुझे। इट्स ओके, आई एम नॉट समवॉट ब्रिलियंट। ओके, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों को हेल्प करूँ, ताकि एक छोटी सी हेल्प मेरे तरफ से आपके लिए हो जाए और मेरा भी थोड़ा समवॉट नॉलेज बढ़े। ओके, तो दोस्तों, आज से हर एक दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के चलते आप अपना जो गेट की पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सॉम से। ओके, सॉम के इस सब्जेक्ट में मैं आपको सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने डाला है। ओके, ये फर्स्ट यूनिट है अपना, फर्स्ट कोचिंग है। इस कोचिंग में आपको ये सारी चीज़ें समवॉट जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, नीचे दिए इस मेरे वेबसाइट पे आप प्लीज़ विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। ओके, अगर आप चाहते कि मैं वेबसाइट हिंदी में डिज़ाइन करूँ तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इस यूनिट में सबसे पहले ये सॉम का यूनिट है। आपको अगर आप गेट के एग्ज़ाम में जाते हो तो मैक्सिमम ये चीज़ें आपको सिर्फ पता रहना चाहिए। बेसिकली आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो होते हैं स्ट्रेसेस के न्यूमेरिकल के, वो जो बॉक्स के न्यूमेरिकल रहते हैं उसके ऊपर रहते हैं, या फिर स्ट्रेन के जो न्यूमेरिकल रहते हैं उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आंसरिंग होते रहते हैं। सिमिलरली मैं आपको और एक बात बता दूं कि जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दी थी, उस टाइम में मुझे कुछ लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल्स आए थे। एंड समवॉट कि जैसे मैं बता सकूँ आपको कि हाँ, बोल सकते हैं कि जैसे कि उसमें स्ट्रेसेस डिटरमाइन, इलास्टिसिटी मॉडुलस डिटरमाइन, व्हाट इज हुक्स लॉ। ओके, देयर इज अ स्टेटमेंट, वहाँ पे एक स्टेटमेंट रहता है, आपको उस स्टेटमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल रहते हैं अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई करते हो और समवॉट मेरे वीडियो भी देख लेते हो। ओके, तो कॉम्बिनेशन के साथ आपका अच्छा परसेंटेज आ सकता है। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म में आता है व्हाट इज माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ओके, अगर देखो, अगर एक समझ लो, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये एक चीज़ है, इसको आप समझ लो कि एक स्केल है हमारी, यहाँ से मेरी इस 2 पॉइंट स्केल है। मैंने इस पॉइंट के ऊपर बहुत लोड डाला, बहुत लोड डाला। ठीक है, ये स्केल की कुछ कैपेसिटी है। ठीक है, एक समवॉट स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के आगे ये क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब स्ट्रेंथ इज नथिंग बट एक कुछ एबिलिटी रहती है, एक पार्ट रहता है उस पॉइंट का, उस पॉइंट के आगे वो चीज़ें कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आप मेरे तरफ देखते हो तो मैं भी बहुत पतला सा हूँ। ओके, अगर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा इंसान मतलब 100 kg का बंदा अगर बैठ जाता है तो डेफिनेटली देर में बी चांसेस देर समवॉट फ्रैक्चर इन माई बॉडी। ओके, सिमिलरली लाइक ऐसे तो होना नहीं चाहिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन आती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ पार्ट और ए एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट द फेल्यूर। सेम थिंग जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, हमको जो फेल्यूर है उसको रेजिस्ट करना है। ठीक है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अजम्पशन मेड इन अ स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड पे जाते हो तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके अपना बुकिश नॉलेज नहीं लगा सकते। देर आर समथिंग अजम्पशंस, यू हैव टू अज्यूम समथिंग। ठीक है, अगर एक्सकैवेशन कर रहे हो तो यार अगर हार्ड रॉक लगा है तो यार और ज़्यादा इतना इतना हो सकते हैं, आप इतना इतना उसको एक्सकैवेट कर सकते हैं। ठीक है, अरे यार सॉफ्ट रॉक लगी है, सॉफ्ट सॉइल लगी है, तो उसको और कितना करना है और क्या करना है, कौन से लेवल पे आएगा, समवॉट अजम्पशन हम करते हैं। तो यस, देर इज सम अजम्पशन फॉर अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस of the strength of material. These are like the material of a body has a solid continuous structure. ओके, देखो क्या होता है ना, किसी भी बॉडी का एक मतलब, अगर हम बॉडी की बात, फिर से हम इसकी अगर बात करते हैं, प्लेन की बात, एक प्ले स्केल की बात करते हैं, अगर आपका कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है, इज समवॉट डिसमेंटल स्ट्रक्चर, समवॉट ब्ला 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 स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट रेजिस्ट द स्ट्रेंथ। ओके, देयर मे बी फेल्यूर, वहाँ पे फेल्यूर होना ही होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है जो कि एक समवॉट अजम्पशंस के तौर पे वहाँ पे आती है।
तो मैं एक बहुत सारे नोट्स में रेफर करता हूँ, उस नोट से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जैसे जैसे आगे न्यूमेरिकल आएंगे मैं न्यूमेरिकल भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ये बेसिक वीडियो है, इसलिए आपको इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ना द मटेरियल ऑफ अ बॉडी हैज़ अ सॉलिड कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, ये पहला अजम्पशन रहा है। दूसरा अजम्पशन ऐसा रहता है विद इन लिमिट ऑफ पार्ट, मतलब देखिए कि विद इन लिमिट ऑफ पार्ट ऑफ अ बॉडी द मटेरियल इज होमोजीनियस। ठीक है, ऑब्वियसली एक मटेरियल ओनली वन पीस ऑफ का रहना चाहिए। अगर आपका मटेरियल बंच ऑफ रहता है, ठीक है, बंच ऑफ मटेरियल का रहता है, तो क्या होता है, एक मटेरियल एक प्रॉपरली जो उसकी टेंडेंसी ऑफ फॉलो करता है, बट रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स कैन नॉट फॉलो द प्रॉपर टेंडेंसी। ठीक है, ये एक चीज़ होती है। आपको क्या करना पड़ता है, एक अजम्पशन ऐसा भी है विद लिमिट ऑफ पार्ट, वहाँ पे भी समथिंग लिमिट रहेगी। ओके, इस लिमिट तक मेरा वहाँ पे मटेरियल होमोजीनियस रहना चाहिए। सम पार्ट ऑफ द लिमिट इज टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या, वन पीस। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये दो है अजम्पशंस जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। नाउ अभी होमोजीनियस का मीनिंग अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वन पीस होता है। ठीक है, लेकिन वन पीस मतलब दैट नॉट वन पीस, हाँ, सिविल इंजीनियर्स गाइस प्लीज। ओके, वन पीस दैट मीन्स वन यूनिट यूनिफॉर्म बॉडी। ओके, नाउ homogeneous, what does mean homogeneous? A body is said to be homogeneous if it has identical properties or at all points is identical direction. Definitely उसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर आइडेंटिकल उसकी बॉडी उसकी पॉइंट रहना चाहिए ताकि वो होमोजीनियस कहलाए। देन जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ, देर इज नो इंटरनल फोर्सेस इन अ बॉडी प्रायर टू लोडिंग। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, अ फाइन ग्रेन मटेरियल इज मोस्टली आइसोट्रोपिक। ओके, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक इज द सेम थिंग। ओके, नाउ देर इज लाइक सेम थिंग। ओके, होमोजीनियस रहना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अजम्पशंस हम लेते हैं। अगर होमोजीनियस नहीं भी रहता है कोई कंसेप्ट तो उसमें हम प्रॉपर्ली उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्ट्रेंथ, और दूसरा मैंने बताया कि आपको अजम्पशंस कुछ लेना है। तो ये दो अजम्पशंस रहेंगे आपके, द मटेरियल ऑफ अ बॉडी हैज अ सॉलिड एंड कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड वन इज विद इन लिमिट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर, अभी हम आगे चलेंगे स्ट्रेसेस के लिए। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा, स्ट्रेंथ देखिए, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। नाउ अभी हम जाएंगे स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। जैसे कि हम अभी हमारे जो टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, अभी इसके तरह हम टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। ओके, नाउ स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस मतलब क्या होता है। ओके, स्ट्रेंथ तो हमें पता चल गया भाई कि अभी स्ट्रेंथ क्या होता है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अभी नथिंग बट उसकी एक डेफिनेशन है, the internal resistance offered by a body against the deformation is called stress. Okay, देखो इस डेफिनेशन का मैं आपको मीनिंग बताऊँ फिर से, ये एक चीज़ है। ओके, अभी मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। ओके, दिस इज अप टू दिस पोर्शन देर इज समथिंग प्लेन। ओके, डेफिनेशन ऐसी बोलते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी। ओके, देखो अगर मैं इसको खींचता हूँ, इसको जोर से खींचता हूँ, तो वो क्या हो रहा है, इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स है वो इसको खींचने से रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसको स्प्रेड नहीं होने दे रहे, इसको डिफॉर्म नहीं होने दे रहे। तो दैट पोर्शन, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द स्ट्रेसेस। ठीक है, अभी देखो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन होने नहीं देना। दैट कंसेप्ट इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, फिर से, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, ओके, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेसेस। मतलब इस पॉइंट, इस इतने प्लेन के अंदर मैं इसको खींच रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो अंदर की जो रेजिस्टेंस है वो इसको डिफॉर्म मतलब स्प्रेड नहीं होने, उसका चेंजिंग डायमेंशन नहीं होने दे रहे। दैट कंसेप्ट इज नोन एज स्ट्रेस। ओके, होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नाउ अभी मैं आपको एक सिंपल बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस का फार्मूला रहता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर आपका फोर्स बहुत है तो डेफिनेटली वहां पे स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका एरिया कम है तो देयर में बी इनवर्स रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेसेस एंड एरिया। ओके, देखो स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड स्ट्रेस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ओके, दिस इज व्हाट अ कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को आपको लेके चलना है। नाउ अभी देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, स्ट्रेसेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे कि अभी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस के कुछ भी टाइप नहीं होते, देर आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस लाइक नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अगर आपको गेट एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आता नहीं है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस, बट देर आर IITians पीपल्स, दे कैन पुट इट
एनीथिंग। ओके, घुमा फिरा के, लेकिन इतना कुछ सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ओके, देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेसेस क्या होती है। पहला है नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस। नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेसेस ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा टाइप है शेयर स्ट्रेसेस। तीसरा टाइप है बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड चौथा टाइप है स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस को। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, दिस वन। ओके, ये जो है जैसे सिग्मा मतलब इनडायरेक्टली स्ट्रेस होता है, P इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, इट नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ओके, नाउ अभी डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक का बताता हूँ। ये जो डायग्राम में आपके सामने दिख रही है, ये नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस की डायग्राम है। ओके, तो ऐसा है, द स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स, इट मे बी एज अ डायरेक्ट, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ओके, देखो अभी नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्रिएट होते कैसे। ठीक है, जो स्ट्रेसेस एक्सियली जाते हैं, एक्सियली मतलब क्या, सिर्फ वन डायरेक्शन में जाते हैं, वन डायरेक्शन में एक ही एक्सिस से जाएंगे, उस फोर्सेस को बोलते हैं या उस स्ट्रेसेस को बोलते हैं डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, देखो वो जो स्ट्रेसेस है वो में भी टेंशन में जा सकती है या फिर कंप्रेशन में जा सकते हैं। मेरे को लगता है ये मेरा वायर कभी टूट जाएगा, मेरे पास सिंगल वन है। ठीक है, मैं आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाने का ट्राई करूँगा। आओ, सॉरी, या देयर इज वन, या अच्छी चीज़ मिल गई मुझे। ओके, इस पेन को, ठीक है, अगर मैं इस पेन के ऊपर आपको डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस का अगर एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, द स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स दैट कॉल्ड एज अ डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस तो कैसा होगा, देखो डायरेक्ट स्ट्रेस में फोर्सेस जो रहते हैं वो एक्सियली जाते हैं, तो मैं इसको खींच रहा हूँ। ओके, सो द फोर्स इज गोइंग एक्सियली। खींचना मतलब क्या होता है, उस बॉडी में टेंशन क्रिएट करना। ओके, अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द बॉडी इज गेट कंप्रेस्ड। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि आपके इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है उसका मीनिंग ये होता है कि फोर्सेस ऑफ बॉडी कैन गो थ्रू एक्सियली, इट मे बी टेंसाइल, इट मे ऑकर अ टेंसाइल बिहेवियर और कंप्रेसिव बिहेवियर इन द बॉडी। ओके, समझ में। नाउ सेकेंड वन है शेयर स्ट्रेस। अभी मैं आपको शेयर स्ट्रेस के एक डायग्राम बताता हूँ, या दिस वन। वैसे मैंने एक बुक से लिया है, आप ये बुक बहुत अच्छी है। आप बहुत सारे बुक्स है, गूगल पे जाइए अगर गेट की, मैं मेरे वेबसाइट पे आपको बहुत सारा डाटा अवेलेबल करा दूंगा। मैं बहुत हेल्पिंग नेचर का पर्सन हूँ। ओके, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं सबकी हेल्प करूँगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो। शेयर स्ट्रेस, व्हाट डज इट मीन्स। अभी देखो, जैसे कि आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये डायग्राम शेयर स्ट्रेस की है। ओके, सेम फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन शेयर स्ट्रेस का डिनोशन जो रहता है वो टाउ रहता है। ठीक है, पहले जो बताया था वो था सिग्मा, नाउ दिस वन इज अ टाउ। ओके, एंड एफ इज नथिंग बट हियर फोर शेयर फोर्स अप्लाइड, शेयर फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, देखिए द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, शेयर फोर्स का मीनिंग क्या होता है, इनडायरेक्टली जो आपका फोर्स, आपकी बॉडी फिट है एक जगह पे, इट्स फिट, बट एट वन पोर्शन इट्स मोर फोर्स इज अप्लाइड, एट दैट टाइम the force is created, that force is called as a shear force, that means a shear stresses, that मतलब देखो आपकी बॉडी एक जगह फिट है। ठीक है, आप यहाँ से दे रहे, ठीक है, तो इट क्या हो रहा है, यहाँ पे सम एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो दिस एंगल विद दिस डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेसेस। ओके, दिस इज अ डिफॉर्मेशन, ये हो गया डिफॉर्मेशन आपका। ठीक है, ये फोर्स इस बॉडी को इधर ले रहा है उसके एरिया के साथ, तो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आप एक बॉडी नीचे फिक्स रहेगी, इसको फोर्स अपन खींचेंगे, तो दैट वाज कॉल्ड एज अ शेयर स्ट्रेस। ओके, ये चीज होगी। आफ्टर दैट मैं अभी आपको फिर से अपने इसके ऊपर लेके आता हूँ। नाउ देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेसेस के कुछ चार टाइप होते हैं कुल मिला के। डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस, एक शेयर स्ट्रेस होता है, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस होता है, और चौथा स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन होता है। अभी मेरे ख्याल से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट डू मैं स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन। ओके, देखिए आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा ये एक फिक्स पोर्शन है, इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर। ओके, ये फिक्स्ड है। नाउ टॉर्शन का मीनिंग क्या होता है, टॉर्शन का मीनिंग में ट्विस्टिंग, ये फिक्स है, इट ट्विस्ट। व्हाट डज इट मीन्स, द फोर्स विच ऑल द ट्विस्टिंग मूवमेंट इज फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर, फोर्स अपॉन length. Okay, the force all of the twisting of an element that causes a torsion.
ओके, तो इसके वजह से जो स्ट्रेसेस आती है उसको बोलते हैं टॉर्शन, स्ट्रेसेस ड्यू टू टॉर्शन। अभी मैं आपको एक बात फिर से बताता हूँ, देखिए ऐसे हाथ में, ठीक है, मैं इसको इधर फिक्स है लेकिन इधर ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, क्या आते हैं इस जगह, यहाँ पे देखो ऐसे स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो दैट स्ट्रेसेस आर कॉल्ड एज द ड्यू टू ऑफ द टॉर्शन ओनली। टॉर्शन इज नथिंग बट अ ट्विस्टिंग, ओके, ट्विस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट वेयर द वन साइड इज फिक्स्ड एंड अदर साइड इज ट्विस्टिंग। ओके, ऐसा नहीं रहता कि किसी भी में से 360 में कभी नहीं घूमेगा। ओके, इट इज नॉट एन द बिहेवियर। ओके, उतना उतना ट्विस्ट नहीं होता, इट्स समवॉट वेरी लाइट ट्विस्ट। ओके, लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, देर इज समथिंग फेल्यूर ऑफ द बिल्डिंग, एट दैट टाइम ये ट्विस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, ये वैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी बहुत काम की चीज़ है। देखिए कैसा होता है, आप जब इन चीज़ों का जब प्रैक्टिकली देखते हैं, देन यू रियलाइज व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रेस एंड व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेन। ओके, तब आपको ये पता चलेगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई द पोर्शन इज गेट्स, बिकॉज क्या होता है स्ट्रेसेस की वजह से या स्ट्रेन की वजह से समवॉट मेटल बॉडी दे कैन जस्ट चेंज देयर बिहेवियर। ओके, जैसे कि हम अगर रबर का मतलब एग्जाम्पल रहे, ठीक है, एट समवॉट इलास्टिक लेवल तक वो बंदा प्रॉपर, आप उसको खींच रहे हो, वो अपनी पोजीशन रिगेन करता है। लेकिन अगर मैंने उसको बहुत खींच लिया, जैसे कि इस वायर को अभी तो मैं खींच नहीं सकता, मेरे पर मन सिंगल है, ठीक है, अगर मैंने इस वायर को एट समवॉट खींचा तो यस इट कैन एट सर्टेन पॉइंट, देख खींचो अपने जगह पे आ गए, ठीक है। लेकिन अगर रबर है, ठीक है, मैंने उसको खींचा अपने रिगेन हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको बहुत खींचा, क्या होगा, वो जितना पोर्शन था उससे भी कुछ पोर्शन डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट पॉइंट एक ऐसा नोडल पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जिसको इंटरनल हिंज पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा, तो उसका ग्राफ समवॉट ऐसा आता है। उसके बाद वो उनका बिहेवियर नहीं देगा, ठीक है, मतलब एक लिमिट रहती है, एट दैट लिमिट दे कैन नॉट गिव देयर द सिमिलर बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ओके, नाउ अभी हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, देखिए कैन बेंडिंग, अभी बेंडिंग को दूसरा वर्ड बोलता है फ्लेक्चरल। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, बेंडिंग का दूसरा वर्ड रहता है फ्लेक्चरल। ओके, नाउ द डेफिनेशन इज लाइक कैन बेंडिंग टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए बेंडिंग में ऐसा नहीं कि यार एक ही बंदा एक ही टाइप का स्ट्रेसेस आपको मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है। बेंडिंग में कंप्रेसिव भी रहता है स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस भी रहते हैं। ओके, इन द एलिमेंट शोन अबो द लेयर अबो न्यूट्रल एक्सिस। देखिए अगर न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का मीनिंग क्या होता है कि दो ये बॉडी है, इस बॉडी का एक समवॉट न्यूट्रल एक्सिस है, एट दैट पॉइंट कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जीरो नहीं बोलता है, सॉरी आई एम मिस्टेकन, न्यूट्रल एक्सिस इज अ लाइन, एट दैट पॉइंट द कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन, ठीक है, ये आप सिंपल ध्यान में रखो, ठीक है। The subjected to the flexural compressive stresses, whereas the layer below neutral are subjected to flexural tensile stresses। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेंडिंग टेंसाइल और कंप्रेशन हो सकती है, ठीक है। इन द एलिमेंट क्या होता है, जो अभी आप एग्जाम्पल कर लो कि ये जो अभी ये पॉइंट की जो नीब दिख रही है आपको, ये जो ये दिख रहा है, ठीक है, या फिर आप ये जो रबर है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रिप के ऊपर यहाँ तक देखो, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। इनका मीनिंग बोलने का ये है द एलिमेंट अबो द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब इतना एलिमेंट जो यहाँ से हमारी न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, ओके, तो इतना जो मेरा एलिमेंट है, द एलिमेंट अबो द न्यूट्रल एक्सिस आर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्चरल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। मतलब ऊपर के पोर्शन में अगर मेरी देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के पोर्शन में आपका हमेशा कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के पोर्शन में हमेशा टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस रहेगा। ओके, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, सो ये चार टाइप है जिसके हिसाब से आप स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेसेस को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, अगर आपको स्ट्रेसेस में अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरा वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए, और साथ में अगर नोट्स बना सकते हो तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। स्ट्रेसेस के चार टाइप है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस, बेंडिंग ड्यू टू बेंडिंग एंड ड्यू टू टॉर्शन। ओके, वेरी सिंपल। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ स्ट्रेन। अभी मैंने तो स्ट्रेस तो बता दिया कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू डिनोट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, ओके, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं ना। व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेन, स्ट्रेन मीनिंग होता है, अब स्ट्रेन के देखो दो टाइप के होते हैं, मतलब देखो ए बी ओके सी, तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। उसमें होता है एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके, हम उसको डायरेक्ट स्ट्रेन भी बोलते हैं, और वो एप्सिलॉन से दिया जाता है।
ओके, दूसरा रहता है शेयर स्ट्रेन, ओके, एंड तीसरा रहता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम डायलेशन भी बोलते हैं। ओके ना, अभी स्ट्रेन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल को हम डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन भी बोलते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग ऐसा होता है, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ कॉज बाय द नॉर्मल फोर्स इन अ डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेन में जो डिफॉर्मेशन क्या होता है, कॉज बाय द पर यूनिट लेंथ। देखिए, हर यूनिट लेंथ पे कुछ डिफॉर्मेशन दिख रहा है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेन। ठीक है, दूसरा है शेयर स्ट्रेन। इन केस द टैंजेंट फोर्स, ठीक है, और शेयर फोर्स ऑन अ प्लेन चेंज इन एंगल मेजर्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वो फोटो दिखाई थी। ठीक है, इसमें इसमें क्या बोलते हैं, चेंज इन एंगल मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड एज अ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अगर टेंजेंटियल फोर्स के हिसाब से अगर उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका एक एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल फॉर्मेशन को उनका शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और शेयर स्ट्रेन का भी दिया जाता है कि मतलब यहाँ पे होगा एक, मैं आपको इसका एग्जांपल है दिस वन। ओके, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ये रेडियन में रहता है, और फार्मूला आता है बी बी डैश, मतलब ये डिफॉर्मेशन हो गया अपॉन ए इंटू ए बी। ओके, तो ये इनडायरेक्टली क्या होगा, इतना आपको ये मिल जाएगा। ओके, नाउ वी गो फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। डेफिनेटली देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि पहला का ये वॉल्यूम था, ठीक है, ए बी, यहाँ पे ये भी आप कर लो, बाद में ए बी डैश, दिस वन हो गया। ओके, सो दैट व्हाट एग्जैक्टली द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायलेशन। ओके, उसको फार्मूला ऐसा है कि रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, इतना आपको समझ में। आफ्टर दैट यहाँ तक हो गया स्ट्रेन एंड स्ट्रेसेस। अभी मैं आपको यहाँ से अगर आप इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, आप प्लीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए एक बार। स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप में आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रेसेस का टाइप से नॉर्मल, शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन। ओके, एंड स्ट्रेन के टाइप है एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जिसको हम डायरेक्ट स्ट्रेन भी बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन है, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ओके, दीज आर द थ्री टाइप्स वेयर यू कैन जस्टिफाई प्रॉपरली। ओके, नाउ अभी हम बढ़ते हैं हुक्स लॉ की तरफ। ओके, व्हाट डज इट मीन्स हुक्स लॉ? हुक्स लॉ गिवन बाय रॉबर्ट हुकी। ओके, सर रॉबर्ट हुकी ने दिया था, इसलिए इसका नाम हुक्स लॉ उन्होंने रखा है, और ये हुक्स लॉ 1678 में दिया गया था। ओके, हुक्स लॉ बाय द सर रॉबर्ट हुकी ने 1678 में इसको नाम दिया था हुक्स लॉ, एंड इट इन्वेंटेड इन 1678। ये ध्यान में रखना है, ये आपको लिखना है कि 1678 में हुक्स लॉ निकाला गया था। ओके, हुक्स लॉ का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, बट ओके समझ में आया? देखो, स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि किसी भी डिफॉर्मेशन को अगेंस्ट करना, मतलब डिफॉर्मेशन होने ना देना। स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? देयर आर द चेंजेस इन अ वॉल्यूम, देयर आर चेंजेस इन अ, देयर इज अ डिफॉर्मेशन। सो ये क्या बोल रहा है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ का मीनिंग बोलने का ये रहता है कि स्ट्रेसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन बट विद इन एन इलास्टिक लिमिट। ओके, अभी विद इन एन इलास्टिक लिमिट का फंडा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेम रबर का एग्जांपल, ये रबर है मेरा, ठीक है तो नहीं, ठीक है, रबर है, मैंने इसको खींचा, ठीक है, क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया, छोड़ दिया, फिर से जगह पे आ गया, रीगेन इट्स पोजीशन। मीनिंग क्या हो गया? चेंज भी हो गया, अपने जगह पे भी आ गया, चेंज हो गया, अपने जगह पे भी आ गया। किस में? सिर्फ मैं उतना ही खींच रहा हूँ, उतना छोड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। किस में? एक इलास्टिक लिमिट में। मैं उसकी इलास्टिसिटी, मैं उसको एकदम नहीं खींच रहा हूँ। अगर आप किसी भी, वो मम्मी लोग लगाते हैं ना ऐसे रबर लगाते हैं, अगर उसको लो, उसको इतना खींचो, छोड़ दो, इतना खींचो, छोड़ दो, क्या होता है? स्ट्रेट होगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर उसी रबर को खींच लो, एक तो टूटेगा, या फिर खींचने के बाद वो अपनी जगह पे रिगे नहीं जाएगा। वो कंसेप्ट होगा स्ट्रेन का। ठीक है, ये खींचता नहीं है, वो कंसेप्ट होगा स्ट्रेन का, स्ट्रेस का। ठीक है, बट हुक्स लॉ का बोलना क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन बट विद इन एन इलास्टिक लिमिट। मतलब सिर्फ मैं यहां तक ही खींचूंगा, उसकी लिमिट तक, उसकी लिमिट के आगे अगर मैं जाता हूं तो वो ऑलो नहीं करेगा। ओके, देयर में भी क्या बोलते हैं उसको? डिफॉर्मेशन।
ओके, और फिर ब्रेक किया, ठीक है। तो हुक्स लॉ रॉबर्ट सर हुकी ने दिया है 1678 में, और उसका जो प्रिंसिपल है वो ऐसा है कि स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ओके। और इसको सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन, ओके। मैं यहाँ पे एमएस में नहीं निकाल सकता उसको, आफ्टर मेरा सेटअप आने के बाद मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, ओके। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन, ये उसका रिलेशन है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन के जो साइन है अगर मैं उसको रिमूव करता हूँ तो ये इलास्टिक मॉडुलस की जगह ले लेता है, मतलब सिग्मा इक्वल्स टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन, ओके। अगर इक्वल्स टू का रिलेशन आता है तो, ओके। ये हो गया नाउ। अभी लेकिन एक चीज़ है, ये जो मैंने आपको बताया, जो कंसेप्ट मैंने बताया कि खींचना है, ये करना है, वो करना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूनि डायरेक्शन कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये यूनि एक्सियल है, ठीक है। यूनि एक्सियल का मीनिंग क्या, मैं किधर से भी खींच सकता हूँ ना, ठीक है। सो दिस हुक्स लॉ इज अक्वायर्ड फॉर ओनली यूनि एक्सियल फोर्सेस, ओके। नाउ अभी मैं आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और उन चीज़ों को आपको समझ में भी आना चाहिए। देखो, ये जो पॉइंट है ओ टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ हुक्स लॉ, ठीक है। स्ट्रेसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ओके, विद इन एन इलास्टिक लिमिट ओनली, ओके। यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है कि नहीं? देखो, 0 0 स्ट्रेस इंक्रीजिंग, स्ट्रेन आल्सो इंक्रीजिंग, स्ट्रेस इंक्रीजिंग, similarly strain also increasing, but up to this point, y point only, after that point, उसके बाद उस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, शेप के साथ चेंज हो रहा है, स्ट्रेन क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ, स्ट्रेन क्या हो रहा है? स्ट्रेन तो कम हो गया लेकिन स्ट्रेस भी कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, ठीक है। इधर क्या हो रहा है? स्ट्रेन थोड़ा कम है लेकिन स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके। तो यहाँ तक से ओ 0 टू y पॉइंट तक ही हुक्स लॉ बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन बट विद इन एन इलास्टिक लिमिट, ओके। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द अबाउट द हुक्स लॉ, ओके। बट ये किसके लिए? यूनिएक्सियल फोर्सेस के लिए, और नॉट फॉर एक्सियल फोर्स, ओके। नाउ एक्सियल फोर्स के भी बताऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ यूनिएक्सियल के लिए पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको वैसे बताया, ठीक है। नाउ अगर मैं ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। हमारा ये लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ओके। तो देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल्स के लिए अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा होता है, डक्टाइल मटेरियल इज वन हैविंग द रिलेटिवली लार्ज टेंसाइल स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ऑफ रप्चर। डेफिनेटली अगर मैं किसी मटेरियल की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा टेंशन रहता है एट समथिंग पॉइंट तक, उसके बाद वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने लोहे को देखो, लोहे का बहुत 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 टेंशन लेंगे उसमें, टेंशन का मीनिंग क्या होगा? उसमें डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट पर रप्चर हो, टूट जाएगा, ठीक है। वो उसके बाद वो अपनी कंसिस्टेंसी शो नहीं कर पाएगा, या उसके बाद वो उसका डिफॉर्मेशन शो नहीं कर पाएगा, दैट इज फॉर द डक्टाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो वो जो ब्रेकिंग पॉइंट आता है, ठीक है, तो दैट ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज, दैट मीन्स एक बी पॉइंट रहता है, ठीक है। इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएंगे? अगर मैं इस ग्राफ को आपको मेटल के साथ अगर मैं कंपेयर करने बताता हूँ तो क्या होता है? देखो, मैंने किधर गया पे, यहाँ पे ठीक है। एज अ मुझे फ्रेंड ट्रीट करो, ठीक है। अगर मुझसे कुछ गलती भी होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसमें बदलाव लाऊंगा, ओके ना। देखो, अगर ये मेरा मेटल है, ठीक है, अभी हम फील्ड पे जा रहे हैं स्टील डालने के लिए, ये मेरा मेटल है, मुझे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है। मैंने एक मशीन में इसको फिट किया, इधर से मैं इसको पुल कर रहा हूँ या फिर मैं दोनों जगह से पुल कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? पुल कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, पुल कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी चेंजेस, डिफॉर्मेशन आई फाउंड इन अ मशीन, ओके। सो दैट कंसेप्ट इज नोन एज हुक्स लॉ अप टू द वाई पॉइंट। बट वाई पॉइंट के बाद मुझे सब पता चला कि यार मेरे स्ट्रेसेस बढ़ रहे, ठीक है, ठीक है, मेरे स्ट्रेसेस घट गए, और मेरे इसमें बहुत थोड़ा डिफॉर्मेशन आ रहा है, थोड़ा डिफॉर्मेशन आ रहा है, थोड़ा डिफॉर्मेशन आ रहा है, उस टाइम में ये ग्राफ फॉलो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? यहाँ तक तो इलास्टिसिटी रहती है, यहाँ इस पॉइंट तक तो वो मेटल ना कुछ आपको ये देगा, ना चेंजेस देगा, ना कुछ, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाई पॉइंट क्रॉस होता है उसमें आपको यूनिफॉर्म प्लास्टिक इलोंगेशन देखने को मिलेगा, एक यूनिफॉर्मिटी, इधर भी कुछ बढ़ेगा, इधर भी कुछ बढ़ेगा, इधर भी कुछ बढ़ेगा, इधर भी कुछ बढ़ेगा, कब तक? इस यस पॉइंट तक। तो ये यस पॉइंट क्या डिनोट करता है? देयर इज अ अल्टीमेट स्ट्रेस, ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक उसकी मैक्सिमम स्ट्रेसेस रहेंगे, और हम अज्यूम करते हैं कि यार एक्चुअल स्ट्रेंथ इस तरह से जाना चाहिए, बट ये जाता नहीं है।
there may be a chances, okay, there may be a chances if the material is really very pure, then and only then the actual shear stress curve is going like this. ठीक है, तो देखो ये जो कंसेप्ट, ये जो यस है, इस पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेसेस उस पॉइंट पर रहेंगे। आफ्टर दैट क्या होता है ना, आफ्टर दैट मैं इसको बहुत खींचूंगा और खींचूंगा, ऑब्वियसली इंसान क्या है, अगर पैसे मिले तो हम और ले लेते हैं, ठीक है, मैं उसको और खींचूंगा तो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे, जिसको हम इंटरनल हिंज पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट पे रप्चर टूट जाएगा, टूट जाएगा। मेरा पेन वैसे भी काम का नहीं था, टूट जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। तो दिस पॉइंट ऑफ रप्चर इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। क्या हुआ था पहले, पहले इलास्टिसिटी प्रॉपर्ली थी, मैं इधर से भी खींच रहा था, इधर से भी खींच रहा था, देयर इज नो चेंज, इलास्टिक रीगेन ऑफ दिस स्ट्रेस, ओके, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना भी स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन इलास्टिक तक कुछ चेंजेस नहीं। बाद में समवॉट चेंजेस मिलने लगे, ठीक है, बाद में यस पॉइंट ने बताया कि भाई अभी मत खींच मुझे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा, इसके बाद नहीं होगा मुझसे, मैं ज़्यादा कैपेसिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा तेरी, ठीक है, लेकिन मैंने और खींचा और खींचा और खींचा, पॉइंट में क्या हुआ, देयर इज अ ब्रेकिंग। तो दिस ब्रेकिंग पॉइंट इज, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। कि वो देखो मेरा पेन टूट गया, ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बताती है कि किस तरीके से एक मेटल और एक कोई एलिमेंट किस तरीके से उसको स्ट्रेस गेन करता है, किस उसकी कैपेसिटी उसकी प्रोवाइड करता है, और किस तरीके से वो अल्टीमेट स्ट्रेस देता है, और किस पॉइंट पर टूट भी सकता है, ठीक है। अब ये जो उन्होंने बताया है, देखिए गेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब किसी एमटेक अच्छे कॉलेज में नंबर लगाने के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप गेट की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और आप फील्ड में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी मेन चीज़ रहती है, ठीक है। मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर के बारे में मेरे वेबसाइट पे ज़रूर लिखूंगा, और उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज तक अपना जो क्या बोलते हैं, जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक दीजिए ऐसे, ठीक है, ताकि मैं डेली आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूँ। प्लीज़ दीजिए, ठीक है। थोड़ी हमें हमारे ऊपर भी दया करते रहिए, हम भी आपके ऊपर हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। तो होप नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा यूनिट नंबर, ये लाइक कोचिंग नंबर 1 थी हमारी, ठीक है। कोचिंग नंबर 2 में मिलेंगे, और कोचिंग नंबर 2 में कुछ टॉर स्टील के बारे में हम बात करेंगे, कुछ ब्रिटल मटेरियल के बारे में बात करेंगे, और कुछ जो इलास्टिसिटीज है मटेरियल की है, प्लास्टिक मटेरियल के बारे में, डक्टाइल मटेरियल के बारे में है, परमानेंट सेट इलास्टिक लिमिट, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, और शॉर्ट रहेगा लेक्चर, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, ओके। तो होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, और वेबसाइट पे जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, बाय बाय।